हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि कैसे हमारे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया। उसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर के साथ शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जहां पर हम समझेंगे उन सोशल ग्रुप्स के बारे में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे दलित के लिमिटेड पार्टिसिपेशन के बारे में और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे मुस्लिम्स के लिमिटेड पार्टिसिपेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, जहां पर हम समझेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिनके वजह से दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा कम था इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा अंबेडकर गांधी डिफरेंसेस, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस के वजह से भी एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखा गया दलित कम्युनिटी का। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम समझेंगे पूना पैक्ट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर अगले पेज में यहां तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे देश में कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन 1930s। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज के साथ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वो आइडियाज होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उन्हीं आइडियाज को, जैसे कि फ्रीडम को, हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहते हैं। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब कि यहाँ पर ये डिमांड करी गई थी कि हम हमारे देश को खुद से चलाएंगे, हमारे देश में हमारी ही सरकार होगी और ब्रिटिश राज का अंत होगा। उसी को स्वराज बोला गया है। तो यहाँ पे ये जो आइडिया था स्वराज का, इससे कई सारे सोशल ग्रुप्स खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे, रिलेट नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्हीं में से एक सोशल ग्रुप था हमारे देश के अनटचेबल्स का। आप सभी को याद होगा क्लास 10th सिविक्स में हमने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जाति प्रथा के बारे में पढ़ा है, जहां पे हमने ये समझा है कि किस तरीके से हमारे समाज में कुछ लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था, अछूत बोला जाता था। उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था और ये कहा जाता था कि हम इन लोगों को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो वो जो सेक्शन था हमारी सोसाइटी का, जिनके अगेंस्ट काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो किया गया, ऐसे सेक्शन ने सपोर्ट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और ये सभी लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे स्वराज के आइडिया के साथ। लेकिन ऐसा क्यों था जिसके वजह से ये सभी लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे स्वराज के साथ, या क्यों ये सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? चलिए ये समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 1930s में अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बदला था और खुद को ही दलित या फिर ऑप्रेस्ड बुलाना शुरू कर दिया था। दलित का मतलब क्या होता है? ऑप्रेस्ड, मतलब कि वो लोग जिनको दबाया जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था हमारे समाज में, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट किया और ये कहा कि हम अनटचेबल्स नहीं हैं, हम दलित हैं, मतलब कि हम ऑप्रेस्ड हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें समाज के लोगों ने दबाया है, हम अछूत नहीं हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने सम्मान के लिए
खुद से खुद को ही दलित बुलाना शुरू कर दिया था। अब समझ लेते हैं कि आखिर क्यों दलित खुद को नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज के साथ। स्वराज का, जैसे कि मैंने आप सभी को मतलब बताया, पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, जहां पर यह बोला जाता है कि हम हमारे देश को खुद से चलाएंगे। दलित्स का ये मानना था कि अगर हमें स्वराज मिल जाता है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी हम हासिल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स भी हमारे देश से चले जाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या फायदा। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा तो इंडियन सोसाइटी की है। इंडियन सोसाइटी में हमेशा ही जाति प्रथा चलती रहेगी। जो लोग आज तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो लोग तो आगे भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे। तो हमारा क्या फायदा है स्वराज से, पॉलिटिकल फ्रीडम से। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा जरूरी है सोशल इक्वालिटी, मतलब कि सामाजिक समानता। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम इतनी जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये जरूरी है कि जाति के आधार पर जो इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया जाता है, भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, उसको खत्म किया जाए, उसको बदला जाए। और इसीलिए ये सभी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को पॉलिटिकल फ्रीडम के आइडिया के साथ। और यही सबसे पहला रीजन होता है जिसके वजह से एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखा जाता है दलित कम्युनिटी का इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या था? दूसरा रीजन था कांग्रेस पार्टी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी कई सारे इश्यूज को रेज नहीं करती थी, इंक्लूड नहीं करती थी अपने मूवमेंट में, क्योंकि उनको इस बात का डर होता था कि अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के इश्यूज को शामिल कर लेंगे तो बाकी के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गरीब किसान थे उनकी डिमांड्स को कांग्रेस पार्टी ने इंक्लूड नहीं किया था, उनको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया दलित्स को और दलित्स के इश्यूज को। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने दलित्स के इश्यूज को इंक्लूड नहीं किया अपने इस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर वो दलित्स के इश्यूज को रेज करेंगे, अपने मूवमेंट में शामिल करेंगे, तो सनातनीज उनसे ऑफेंड हो जाएंगे, मतलब कि नाराज हो जाएंगे। वो लोग नाराज हो जाएंगे जो कि कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग, मतलब कि वो हिंदूज जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और जो कास्ट सिस्टम पर बिलीव करते थे, जो पार्टी के अंदर भी मौजूद थे और सोसाइटी में भी मौजूद थे, कहीं वो नाराज ना हो जाए कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के मूवमेंट से। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में सनातनीज का मतलब लिखा गया है कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सनातनीज कौन होते हैं? वो हाई कास्ट हिंदूज जो कि कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। सनातनीज हम उन लोगों को बोलते हैं जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। मतलब ये सभी लोग एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं और जरूरी नहीं है कि सभी सनातनीज कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज ही हो। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए दलित्स की डिमांड्स को और दलित्स को इग्नोर किया, क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि कहीं बाकी के जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, जो कि कंजर्वेटिव हैं, वो उनसे नाराज ना हो जाएं। इसीलिए ये दूसरा रीजन बना जिसके वजह से दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि उनको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था, एहसास हो चुका था कि कांग्रेस उनके सपोर्ट में नहीं है और उनके इश्यूज को कांग्रेस कभी भी रेस नहीं करेगी और कहीं ना कहीं वो अपर कास्ट हिंदूज के ही साथ में रहेगी। ठीक है, तो ये था दूसरा रीजन जिसके वजह से एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा ऑफ दलित कम्युनिटी। अब यहाँ पर एक लीडर ऐसे थे जिन्होंने दलित्स को सपोर्ट किया और उनके इश्यूज को भी रेस किया, और वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि हमें तब तक स्वराज नहीं मिलेगा, हमें तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक हम सोसाइटी से
अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते। तो गांधी जी का यहाँ पर क्या मानना था कि हम जब तक सोसाइटी से, समाज से अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को खत्म नहीं कर देते, तब तक हम स्वराज को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये डिमांड करते हैं सोशल इक्वालिटी की और साथ ही साथ पॉलिटिकल फ्रीडम की। महात्मा गांधी ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये घोषणा कर देते हैं कि हम 100 सालों तक फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी से। इसीलिए वो कई सारे स्टेप्स लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए अनटचेबिलिटी को फ्रॉम आवर सोसाइटी। अब वो क्या-क्या स्टेप्स थे, चलिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी अनटचेबल्स को हरिजन का नाम देते हैं। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के बच्चे। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी को काउंटर करने के लिए, हटाने के लिए हमारी सोसाइटी से और सम्मान देने के लिए उन सभी लोगों को जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है, गांधी जी यहाँ पर अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दे देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा स्टेप यहाँ पर गांधी जी क्या लेते हैं, वो सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। क्यों? टू सिक्योर एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कास्ट सिस्टम में जिन लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था, उनके पास ये परमिशन नहीं थी कि वो मंदिर में एंटर करें, वो पब्लिक वेल्स को एक्सेस करें, मतलब कि उन कुओं से वो पानी निकाले जहां से बाकी के लोग निकालते हैं, रोड्स पर आजादी से चले या फिर स्कूल्स जाएं। इन बातों की परमिशन उन लोगों के पास नहीं थी जिन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था। तो इसीलिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो सत्याग्रह जैसे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो दलित्स हैं वो एक्सेस कर सके इन सभी चीजों का। ठीक है, तो ये क्या था, दूसरा स्टेप था जो महात्मा गांधी ने लिया। तीसरा स्टेप क्या था, महात्मा गांधी ने खुद से टॉयलेट्स को क्लीन किया ताकि वो डिग्निफाई कर सके भंगीज के काम को। भंगी का मतलब क्या है, जो स्वीपर्स होते हैं, जो स्वीपिंग का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। हमारे समाज में ये माना जाता था कि जो स्वीपिंग का काम होता है, सफाई का काम होता है, टॉयलेट्स को साफ करने का काम होता है, वो बहुत छोटा काम होता है, अच्छा काम नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी बात को खत्म करने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए महात्मा गांधी खुद से टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं ताकि वो सम्मान दे सके उन सभी लोगों के कामों को जो कि स्वीपिंग करते हैं, जो कि सफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, तीसरा स्टेप था जो महात्मा गांधी ने लिया अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी से। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था, महात्मा गांधी ने अपर कास्ट के लोगों को परसुएट किया, मतलब कि उन्हें मनाया ताकि उनका दिल बदल जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए और वो अनटचेबिलिटी को छोड़ दे। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे और उनका मानना था कि हम फोर्स के साथ किसी से भी कुछ भी काम नहीं करवा सकते हैं। हमें प्यार से सबके साथ पेश आना चाहिए और प्यार के साथ लोगों को मनाना चाहिए, उनकी सोच को बदलना चाहिए, उनके दिल को बदलना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपर कास्ट के लोगों को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी को छोड़ दीजिए। सिन का मतलब क्या होता है, पाप। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या कहते हैं अपर कास्ट के लोगों से कि अनटचेबिलिटी एक पाप है, तो आप इस पाप को छोड़ दीजिए, ये गलत है। और ये भी एक स्टेप है जिसके थ्रू गांधी जी कोशिश करते हैं अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करने की हमारी सोसाइटी से। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से महात्मा गांधी मॉरल चेंज लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, इसीलिए वो लोगों को परसुएट करते हैं, सत्याग्रह का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि हम समाज में बदलाव लेकर आ सकते हैं मॉरली।
लेकिन दलित लीडर्स का ऐसा मानना नहीं था। दलित लीडर्स का मानना ये था कि हम मॉरल चेंज के थ्रू सोशल चेंज सोसाइटी में नहीं ला सकते। दलित लीडर्स का कहना था कि जिन लोगों ने इतने सालों से अनटचेबिलिटी को फॉलो किया है, कास्ट सिस्टम को फॉलो किया है, वो अब क्यों बदलेंगे। इसीलिए यहाँ पे दलित लीडर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मॉरल रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, हमें पॉलिटिकली चेंज लाना होगा। मतलब कि हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना होगा कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और यही जो डिफरेंस था महात्मा गांधी और दलित लीडर्स के बीच में, ये एक कारण बन जाता है जिसके वजह से दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर कौन से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं दलित लीडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दलित लीडर्स ये डिमांड करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए दलित्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दलित कम्युनिटी को अलाउड नहीं था कि वो स्कूल जाए, वो एजुकेशन को एक्वायर करे, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे दलित लीडर्स ने कहा कि सबसे पहले अगर हमें चेंज लाना है तो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लीगली कुछ सीट्स को रिजर्व करना होगा दलित कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ये सबसे पहला पॉलिटिकल सॉल्यूशन था इन लीडर्स के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे पहली डिमांड थी जो दलित लीडर्स ने सामने रखी थी। दूसरी डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग और इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता। तो यहाँ पर दलित लीडर्स का ये कहना था कि दलित कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब एक अलग वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए दलित्स के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए। मतलब कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एक सेपरेट वोटर्स की लिस्ट होनी चाहिए और वो वोटर्स होंगे दलित कम्युनिटी के। साथ ही साथ दलित कैंडिडेट्स होने चाहिए जिनको सिर्फ दलित वोटर्स ही वोट कर सकते हैं और चुन सकते हैं। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर जनरल इलेक्टोरेट होगा, मतलब कि सभी लोग अगर देश के वोट करेंगे, तो अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, डोमिनेशन ज्यादा होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि दलित कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब दलित वोटर्स ही वोट करेंगे दलित कैंडिडेट्स के लिए, ताकि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो मेंबर बने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, जो कि दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करें। इसीलिए वो सेकंड डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो ये थे दो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जो कि दलित लीडर्स ने सामने रखे। अब यहाँ पर दलित लीडर्स का ये कहना था कि अगर हम इन डिमांड्स को पूरा करेंगे तो हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लेकर आएंगे दलित कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि हम राजनीतिक सशक्तिकरण लेकर आएंगे। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को ये एबिलिटी देते हैं, पावर देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो अपने लिए खुद से फैसले ले सके, तो उसी को हम एम्पावरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दलित लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम दलित कम्युनिटी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे देंगे तो उससे हम सोशल डिसेबिलिटीज को ठीक कर पाएंगे। सोशल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, सामाजिक विकलांगता। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई काम करने की एबिलिटी ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक मतलब कि सोशल डिसेबिलिटीज को दलित लीडर्स कहते हैं वो ठीक कर सकते हैं अगर वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देंगे दलित कम्युनिटी को। यहाँ पे डिसेबिलिटीज क्यों बोला गया है, डिसेबिलिटीज का यहाँ पर मतलब है कि जो समाज ने रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स क्रिएट करे हैं दलित कम्युनिटी के लिए, जिसके वजह से इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं आ पा रही है, उस प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकेंगे एम्पावरमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर दलित लीडर्स का क्या मानना था कि हम पॉलिटिकल पावर के थ्रू, एम्पावरमेंट के थ्रू सोशल चेंज लेकर आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर। और इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा लिमिटेड था, कम था।
स्पेशली महाराष्ट्र में और नागपुर के रीजन में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए इन रीजन्स में तो बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था दलित्स का इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है उन रीजंस के बारे में जिनके वजह से एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा दलित्स का इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930s। इसी के साथ हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है अंबेडकर गांधी डिफरेंसेस, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था कि दलित लीडर्स चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉर्म किया जाए दलित्स के लिए। तो ऐसे ही एक दलित लीडर थे B.R. अम्बेडकर, जो कि खुद एक दलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जो थे वो भी यही चाहते थे कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिले इन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, उनकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो 1930 में एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो B.R. अम्बेडकर 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं दलित्स को एकजुट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद अंबेडकर सोचते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को इंटरनेशनली लेकर जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अंबेडकर क्या करते हैं, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहां जाकर वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को सामने रखते हैं फॉर दलित्स। आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में याद होगा, हमने इसके बारे में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाकी के लीडर्स के साथ जाते हैं कॉन्फ्रेंस में और वहां पर डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फॉर दलित्स। और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड कर देती है, मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार इस डिमांड को मान लेती है और कह देती है कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फॉर्म कर देंगे, क्रिएट कर देंगे दलित कम्युनिटी के लिए। लेकिन इस बात से परेशानी होती है महात्मा गांधी को। क्यों महात्मा गांधी को इस बात से परेशानी होती है? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्रिएट कर देंगे दलित्स के लिए तो उसके वजह से हमारा देश इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, यूनाइट नहीं हो पाएगा, बल्कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर हम सभी कम्युनिटीज के लिए इस तरीके से अलग अलग इलेक्टोरेट्स को बनाना शुरू कर देंगे तो सभी कम्युनिटीज अपने लिए अलग अलग लीडर्स को चुनेगी और हमारा देश कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी इस डिमांड के काफी ज्यादा खिलाफ थे और इसी वजह से गांधी जी ने फिर क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया फास्ट अनटू डेथ को। फास्ट अनटू डेथ का मतलब होता है अमरण अनशन, मतलब कि तब तक खाना ना खाना जब तक मृत्यु ना हो जाए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? ताकि B.R. अम्बेडकर जो डिमांड रख रहे हैं वो उसे गिव अप कर दे। इसीलिए यहाँ पर गांधी जी ने इस तरीके का फास्ट शुरू कर दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी की जीत हो गई। मतलब कि यहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने अपनी डिमांड्स को गिव अप कर दिया और गांधी जी की जो भी बात थी उसे B.R. अम्बेडकर ने और बाकी के दलित लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। जिसके बाद आता है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो जब B.R. अम्बेडकर एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी की पोजीशन को तो उसके बाद एक पैक्ट को साइन किया जाता है, एक अग्रीमेंट किया जाता है जिसका नाम है पूना पैक्ट। कब? सितंबर 1932 में। और फिर इस पैक्ट में कहा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म नहीं होगा दलित कम्युनिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा दलित्स के लिए, मतलब कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया पूना पैक्ट में कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। आप सभी को याद होगा हमने
इन काउंसिल्स के बारे में भी पढ़ा है। जो प्रोविंसेस के लिए काउंसिल्स थी उन्हें बोला जाता था प्रोविंशियल काउंसिल्स, और जो पूरे देश के लिए काउंसिल थी उसे बोला जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इन काउंसिल्स में सीट्स को रिजर्व कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन ये भी बोला गया कि यहाँ पर वोटिंग कैसे होगी, जनरल इलेक्टोरेट द्वारा ही होगी। मतलब कि देश के सभी लोग यहाँ पर वोट करेंगे, सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं। तो पूना पैक्ट आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसके वजह से यहाँ पर दलित्स का पार्टिसिपेशन और भी कम हो जाता है इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बाद जब भी दलित्स अपना कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं, तो वो अपने आप को कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन इसके बाद से बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहता है उन सभी मूवमेंट्स में जो कि कांग्रेस ने चलाए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अप्रीहेंसिव हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से डर जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट जो कि कांग्रेस लेड होता था। तो यहाँ इसके वजह से एक खटास आ गई थी कांग्रेस और दलित कम्युनिटी के बीच में। तो अब आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही टॉपिक्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम समझेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लिमिटेड पार्टिसिपेशन के बारे में इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू।